हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे और ये आर्टिकल लिखा हुआ है इसराइल ईरान वॉर के न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाने की संभावनाओं पे। बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हो सकता है। शुरू करेंगे क्लास को। सब कुछ बेसिक से करना है अपने को, रीडिंग, ग्रामर, वोकैब, तीनों चीज़ों को। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। रीडिंग तभी सीख सकते हो जब आप खुद करोगे, है ना। टीचर कर रहा है उसको देख करके रीडिंग नहीं आएगी। चलिए, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है न्यूक्लियर स्पेक्टर। स्पेक्टर कौन होता है भाई? आपने इंस्पेक्टर तो सुना होगा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। स्पेक्टर का मतलब होता है प्रेत, आत्मा, भूत। वो इंस्पेक्टर अलग वर्ड है जो इंस्पेक्शन करे। स्पेक्ट वर्ब से बना हुआ है। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, इन का मतलब होता है अंदर। इंस्पेक्टर साहब हर मामले के अंदर घुस के तहकीकात करते हैं, वो अलग वर्ड है। ये स्पेक्टर वर्ड है भूत से जुड़ा हुआ, प्रेत से। कह रहा है जी न्यूक्लियर स्पेक्टर या न्यूक्लियर वॉर का, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रेत हमारे सामने है। कभी भी ये प्रेत भूत जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ल में हमारे सामने आ सकता है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है इजरायली एंड यूएस एक्शंस अगेंस्ट ईरान अमाउंट टू न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप। कह रहा है इजराइल के और अमेरिका के जो हरकतें हैं, एक्शंस हैं, किस किस की? इजराइल की और अमेरिका की। और किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। कह रहा है इन दोनों की हरकतें अमाउंट टू होती हैं या बराबर होती हैं। अमाउंट टू होना यानी बी इक्वल टू होना। ये बराबर है न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के या फिर न्यूक्लियर वॉर को भड़काए जाने पे। अब इस वर्ड को देखो, ब्रिंकमैनशिप क्या होता है तब आप समझ पाओगे। देखिए, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। कोई पहाड़ी है ना ऊंची सी, उसका जो किनारा होगा जहां से पांव फिसला और नीचे गिरे, उसको बोलते हैं ब्रिंक। मैन का मतलब होता है इंसान। और शिप ये लगाया जाता है नाउन बनाने के लिए किसी चीज को। ब्रिंकमैनशिप का मतलब है आप एक ऐसे इंसान हैं जो पहाड़ी के खड़े, जो किनारे खड़ा आदमी है उसको भी नीचे धक्का दे देंगे। भाई अगर पहले से कोई आदमी पहाड़ी के किनारे पे खड़ा है, हो सकता है खुद ही गिर जाए, आपने बचाना तो क्या, उसको और धक्का मार दिया, जा नीचे जा। तो ब्रिंकमैनशिप इस वर्ड का मतलब ही ये होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना। जो मामला पहले से खराब हो चुका है उसको और धकेल धकेल के खराब करना, सामने वाला प्रेशर में आ जाए। तो यही कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के एक्शंस इसराइल के खिलाफ। ऑलरेडी मामला खराब है, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के बराबर हैं सारी इनकी हरकतें। चलिए, ये वर्ड आपने डिटेल में देखा, अभी और वोकैब देखेंगे तो वहां ये वर्ड आएगा। एक्शंस की वर्ब है अमाउंट। अमाउंट टू होना, बी इक्वल टू होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ के बराबर होना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैबलरी दिखाता हूं आपको। 5 वर्ड्स हैं, बड़े मोटे भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ पाओ। एग्जाम्स का सीजन है, होपफुली आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे एग्जाम से पहले, उतना अच्छा आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं टेस्टबुक.com। आज से ठीक 1-1.5 दिन बाद 27 जून को रात को 12 बजे एक सेल एक्टिवेट हो जाएगी मिनिमम प्राइस की। शुरू के 1 घंटे में प्राइस तो बिल्कुल मिनिमम रहेगा, बाद में सेल 30 जून तक चलने वाली है। तो होपफुली शुरू के 1 घंटे में यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल मिनिमम प्राइस के अंदर। एक ही मॉक टेस्ट पास है, इसमें सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। फिर आप एसएससी प्रिपेयर करो, चाहे बैंकिंग करो, चाहे सीजीएल करो, चाहे सीएचएसएल करो। इसी मॉक टेस्ट पास के अंदर आपको लाइव टेस्ट भी मिलते हैं। साथ में हर मॉक टेस्ट का फुल ऑन एनालिसिस मिल जाता है आपको, जिसमें आप अपना रैंक, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, हर एक चीज को एक्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। पास का फायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस दिखाए 27 तारीख को रात में लगाएं आप कूपन कोड YT10। मिनिमम प्राइस में आप मॉक टेस्ट पास को अवेल कर सकते हैं। अगेन कूपन का इस्तेमाल करें YT10 को और अपने पैसे को सेव करें। लिंक दिया गया कमेंट। और राइट, अपनी वोकैब शीट थोड़ा सा कर देता हूं इसको जूम इन, ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। पहला वर्ड ही है ब्रिंकमैनशिप। देखिए, ब्रिंकमैनशिप की 2 स्पेलिंग्स हैं। कभी कभी ब्रिंक्समैन लिखा होता है, ये पूरा वर्ड देख लो, दूसरा वाला ब्रिंक, और कभी ब्रिंक के बाद में एस लगा होता है। दोनों स्पेलिंग सही है, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है। आप दोनों जो यूज करना चाहो कर सकते हो। तो मतलब तो आप इसका समझ ही गए हैं, बद से बदतर सिचुएशन को और खराब बनाना, डेंजरस सिचुएशन को लिमिट्स ऑफ सेफ्टी तक ले जाना। और क्यों ले जाना?
ताकि आपको एडवांटेज मिले, सामने वाला प्रेशर में आ जाए। स्टेट्स लाइक नॉर्थ कोरिया थ्राइव ऑन पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप। ये जो राज्य हैं या स्टेट्स हैं नॉर्थ कोरिया जैसी, ये फलती फूलती ही हैं या थ्राइव ऑन करती हैं राजनीतिक ब्रिंक्समैनशिप पे। मतलब पॉलिटिकली ये इतना मामले को खराब कर देता है, नॉर्थ कोरिया करने की कोशिश करता है कि इसको कोई छेड़े ना, इसीलिए इसको कोई छेड़ता भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, डिक्टेटरशिप भी है और किसी की बात भी नहीं सुनता है। तो ये पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए, वर्ड आपने आर्टिकल में देख लिया, फिर से ये आएगा। अगला वर्ड है अपने पास फ्लैजलिंग। वो जो पंछी होता है, जो नया नया छोटा बच्चा होता है, जब वो उड़ने उड़ने लगता है ना, या उड़ान बनने की कोशिश करता है, तो उसके पूरे पंख उगे नहीं होते। आपने कोई छोटा सा पंछी देखा हो, उड़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पंख खुलने की वजह से उड़ ना पा रहा हो, तो ऐसे पंछी को बोलते हैं फ्लैजलिंग। यानी ये उड़ने की प्रोसेस में है, अभी फुल फ्लैजेड उड़ नहीं पाया है। फ्लैजलिंग का बिल्कुल उल्टा होता है फुल फ्लैजेड, जिस पक्षी के पूरे पंख निकल गए हैं और वो उड़ान भर पा रहा हो। अब पक्षी और उड़ान से इस वर्ड को अपनी आम भाषा में ले आओ। कोई भी चीज जो शुरुआती स्टेज में होती है, जो पूरे तरीके से उड़ान भरने को तैयार ना हो, वो होती है फ्लैजलिंग। और जो तैयार हो जाए, एकदम मैच्योर हो जाए, उसको बोलते हैं फुल फ्लैजेड। द पैंडमिक हैज शट डाउन मोस्ट फ्लैजलिंग बिजनेसेस। पैंडमिक ने बंद करवा दिए हैं ज़्यादातर शुरुआती स्टेज वाले बिजनेसेस को, छोटे व्यापारों को, है ना, जिनका अभी मैच्योर होना, एस्टेब्लिश होना बाकी था, ऐसे फ्लैजलिंग बिजनेसेस बंद करवा दिए। फ्लैजलिंग को नाइव, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड और इनसिपिएंट भी बोलते हैं। आज इसका एंटोनिम फुल फ्लैजेड, एंटोनिम फुल फ्लैजेड आप आर्टिकल में देखेंगे। पक्षी से जोड़ के रखोगे इस वर्ड को तो याद रहेगा। अगला वर्ड है अपने पास सेल्वो। देखिए, ये जो बड़े बड़े वॉरशिप होते हैं ना, युद्ध पोत बोलते हैं अपने हिंदी में, एयरक्राफ्ट करियर्स, इनके आप इनका जो सारा असला बारूद जो होता है, वो इनकी साइड्स में होता है। ठीक है, साइड्स में, आमने सामने नहीं होता, साइड्स में। तो ये क्या करते हैं, जब किसी पे अटैक करना होता है ना, उसके साइड में आकर के दुश्मन के, और फिर एक फुल फ्लेजेड अटैक करते हैं। पूरे हर साइड से, हर जो है होल से कोई बॉम्ब या मिसाइल निकलेगा। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में सेल्वो। अब इस सेल्वो को आम भाषा में ले आओ, है ना, यहां से निकाल दो आर्मी से, आर्मी वाले तो करते ही हैं सेल्वो। आम भाषा में ले आओ, जब आप किसी आदमी पे पूरे तरीके से चढ़ाई करें, ऑल आउट अटैक करें, तो वो कहलाता है सेल्वो। ठीक है, चाहे आप बातों से करें, चाहे आप, है ना, हाथों से करें, लातों से करें, क्वेश्चन से करें, जब किसी दूसरे आदमी को आप डोमिनेट करें फुल ऑन अटैक के साथ, वो कहलाता है सेल्वो। द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स इन्वाइटेड अ सेल्वो ऑफ क्वेश्चंस। मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स थी, उन्होंने आमंत्रण दिया या इन्वाइट किया एक सवालों के अटैक को, सेल्वो को। और कहां से? फ्रॉम द जर्नलिस्ट, उन सभी जर्नलिस्ट से जो प्रेजेंट थे, वहां पे मौजूद थे। ठीक है ना, तो सवालों का एक तूफान सा आ गया, सेल्वो आ गया। सेल्वो को वॉली, बराज, फसिलेट, क्रॉस फायर, बॉम्बार्डमेंट, ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड से बताया जाता है। आज बराज नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अ बराज ऑफ क्वेश्चंस, अ सेल्वो ऑफ डाउट्स, है ना, ऐसे इस वर्ड को आप यूज होता हुआ देखते हैं। अगला वर्ड है प्री एम्प्टिव। देखिए, आपको पता है कि सामने वाला आप पे हमला करने वाला है, तो अगर वो हमला करे, उसके बाद जवाब देने की बजाय आप उस पर पहले ही हमला कर दें, उसको जो है अचानक से सरप्राइज कर दें, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्री एम्प्टिव। समथिंग डन इन प्रिकॉशन, ऐसी कोई चीज जो आपने एहतियात के तौर पे पहले ही कर दी है, सामने वाले को प्रेशर में लाने के लिए, प्री एम्प्टिव। रशिया हैज थ्रेटन टू लॉन्च अ प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। रशिया ने थ्रेटन किया है कि वो लॉन्च कर देगा एक न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो प्री एम्प्टिव होगी। प्री एम्प्टिव मतलब पहले से ही हो जाएगी। रशिया को लग रहा है कि यूक्रेन कुछ करेगा गलत, तो मैं पहले से एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता हूं। तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का थ्रेटन किया है ऑन यूक्रेन। चलिए, इसको डेटरेंट भी बोलते हैं। इनफैक्ट डेटरेंट नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आज आप देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है गहराई से किसी चीज के बारे में सोचना। थिंक और कंसीडर समथिंग डीपली। वी नीड टू पॉन्डर ऑल आर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमें जरूरत है गहराई से सोचने की, हमारे सभी मौजूद विकल्पों को, ऑल्टरनेटिव्स को। पॉन्डर को कंटेम्पलेट, डेलिब्रेट, रूमिनेट और मुल करना भी बोलते हैं। पॉन्डर और मुल दोनों का मीनिंग सेम है, और इन दोनों के बाद कभी कभी ओवर लग जाता है। पॉन्डर समथिंग या पॉन्डर ओवर समथिंग, मुल समथिंग या मुल ओवर समथिंग,
गहराई से किसी चीज के बारे में विचार करना, सोचना। पांचों वर्ड्स डिटेल में हो गए। टेलीग्राम से शीट को डाउनलोड करें। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये है कि 12 दिन से वॉर चल रही है इजराइल और ईरान की, और ये वॉर की शुरुआत हुई थी अनप्रोवोक्ड। रातों रात इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, ये बोल करके कि हम ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं। अब इस मामले में अमेरिका भी कूद गया है, और ये मामला कभी भी, ये जंग कभी भी रातों रात न्यूक्लियर वॉर बन सकती है। अगर यूएस ने कोई न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिया, या फिर ईरान ने कुछ कच्चा पक्का बॉम्ब बनाया हो, इजराइल पे फेंक दे, और ये न्यूक्लियर वॉर इतनी खतरनाक होगी कि ये वेस्ट एशिया से एशिया के अदर पार्ट्स में भी फैलती हुई दिखेगी। क्योंकि भारत के पास भी बॉम्ब है और पाकिस्तान से बहुत सारी, है ना, हम दोनों देशों में भी आपस में कड़वाहटें हैं। बॉम्ब की वजह से ये कड़वाहटें और ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो हमारा आर्टिकल इसी चीज़ को, कंसर्न को आपके सामने रख रहा है। टोन आज के क्रिटिसाइज कर रहा है अमेरिका और इजराइल के एक्शंस को। साथ में अर्जेंट है कि इस वॉर को फटाफट रोकना होगा, नहीं तो न्यूक्लियर बनने के बाद देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। चलिए शुरू करें। पढ़ना आपको खुद को है। आराम से वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पैराग्राफ को रीडिंग दो और मीनिंग निकालो, फिर मैं और आप साथ में मिलकर पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है जी, आफ्टर अ 12-day इंटेंस मिसाइल बैरेज एंड एयर अटैक्स फॉलोइंग इजराइल्स इलीगल एरियल अटैक्स ऑन ईरान, द टू कंट्रीज फाइनली अनाउंस्ड अ सीज फायर ऑन ट्यूसडे। कह रहा है जी, आफ्टर यानी इस घटना के बाद। किस घटना के बाद? 12 दिन की इंटेंस यानी जोरों की मिसाइलों की बमबारी के बाद, या ऑल आउट अटैक के बाद, और एयर अटैक्स के बाद भी जो आए थे। और किस चीज़ के बाद में आए थे? फॉलोइंग इजराइल के उन एरियल अटैक्स के बाद में आए थे, एयर से होने वाले हमलों के बाद में आए थे, जो ईरान पे किए गए थे और जो इलीगल थे। इजराइल ने अपने आप ही कर दिए, बिना प्रोवोक किए। कह रहा है जी, इस सारी घटना के बाद 12 दिन की वॉर हो रही है और इजराइल का हमले का जवाब ईरान ने दिया है। कह रहा है इसके बाद ना, ये दोनों कंट्रीज, ईरान और इजराइल, फाइनली इन्होंने अनाउंस कर दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, एक सीज फायर को, एक युद्ध विराम को, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को। सब्जेक्ट का मेन क्लोज क्या है? द टू कंट्रीज अनाउंस्ड अ सीज फायर। इन्होंने अनाउंस किया एक सीज फायर को। ये सारा काम कब हुआ? इस घटना के बाद हुआ। ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, वक्त बता रहा है मेन क्लोज में होने वाली वर्ब के होने का। चलिए, बैरेज आपने देख लिया, बैराज बोलते हैं इसको। वॉली, सेल्वो, बम्बार्डमेंट, है ना, बहुत जोरों से किसी पे हमला करना। एरियल अटैक और एयर अटैक्स एक ही बात है। कह रहा है जी, ऑस्टेंसिवली कंडक्टेड एज अ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, द इजरायली अटैक्स ग्रेजुएटेड इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर। कह रहा है जी, जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिवली जो कंडक्ट की गई थी या कार्रवाई की गई थी, कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे, ऐसे हमले के तौर पे जो प्री एम्प्टिव था, इजराइल ने एहतियात के तौर पे किया था। और किस पे किया था? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, बम बनाने की लैब्स के ऊपर। कह रहा है जी, ऐसे जो ये अटैक्स थे ना, जो ऑस्टेंसिवली यानी जाहिर तौर पे इस बहाने कंडक्ट किए गए थे, कह रहा है ये अटैक्स इजराइल के धीरे धीरे ग्रेजुएट इनटू कर गए या बदल गए, डेवलप इनटू हो गए एक ऐसी वॉर में, एक ऐसी जंग में जो है जी फुल फ्लेजेड। फुल फ्लेजेड आप समझते हैं, फ्लेजलिंग का बिल्कुल उल्टा है, जिसमें पूरा जो है फुल स्केल वॉर हो जाए। पहले तो शर्मा शर्मी में एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे थे, एक तूने मारी, दो मैंने मारी। अब जो है फुल फ्लेजेड झगड़ा शुरू हो गया है। ये वॉर ऐसी है दैट ऑल्सो इन्वॉल्व यूएस स्ट्राइक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। ये वही वॉर है जो इन्वॉल्व करती है या इन्वॉल्व कर चुकी है, करती थी अमेरिका के हमलों को, स्ट्राइक्स को ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे या लेबोरेटरीज पे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? इजरायली अटैक्स। वर्ब क्या है? ग्रेजुएटेड इनटू। ग्रेजुएट करना आप समझते हैं, जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आप मैच्योर हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में ग्रेजुएट कर रही है तो उस चीज़ में परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। तो शुरुआत में तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, बाद में फुल फ्लेजेड वॉर बन गई, ग्रेजुएट इनटू कर गई। फुल फ्लेजेड, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस वर्ड, दैट आया वॉर के लिए, दैट की वर्ब है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व करना, किसी को शामिल करना। चलिए, प्री एम्प्टिव आपने देख लिया, पहले से ही एहतियात के तौर पे इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पे,
कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए उससे पहले ही हमला कर देते हैं हम, है ना, प्रीएम्प्टिव। ऑस्टेंसिवली यानी जाहिर तौर पे ऐसा कहा गया, ऐसा बताया गया, अंदर की बात किसी को नहीं पता है, ऑस्टेंसिवली कंडक्ट की गई थी इस बहाने। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट देखेंगे फटाफट, सारी वोकैब साइडों में लिखी होती है, पढ़ते रहा करो साथ में, है ना। मुझे ये बताओ, ये 12 डे क्यों लिखा हुआ है? 12 तो प्लूरल है तो डेज आना चाहिए। एक डे होता तो मैं समझ लेता, 1 डे लिख देते आप, लेकिन 12 के आगे तो डेज लगेगा ना, लगना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं लगा हुआ भाई? चलो साइड में आओ, फिर समझाता हूं आपको। 1 डे एक दिन, 3 डेज 3 दिन, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखें 3 डे मीटिंग, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक्चुअल में मीटिंग नाम के नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस 3 डे नाम के फ्रेज से। ये बना 3 और डेज, 3 नाम के एडजेक्टिव और डेज नाम के नाउन से है, लेकिन ये पूरा खुद ही एक एडजेक्टिव बन गया दूसरे एक नाउन के लिए। तो जब भी कोई प्लूरल नाउन दूसरे किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करे, तो वो प्लूरल नाउन सिंगुलर बना दिया जाता है, उसके पंख काट दिए जाते हैं, पीछे का एस हटा दो, प्लूरल को सिंगुलर बना दो। और जब भी आप ऐसा काम करते हैं, बीच में एक डैश भी लगा देते हैं, ये इशारा देने के लिए कि ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ गए ना? इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स। 1 मीटर सिंगुलर है, बिना एस के आएगा, लेकिन मीटर 5 हो गए तो 5 मीटर्स लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा 5 मीटर स्टिक, स्टिक यानी छड़ी, छड़ी कितनी? 5 मीटर लंबी, तो ये स्टिक के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव बन गया 5 मीटर। अब ये 5 मीटर्स नहीं लिखा जाएगा, 5 मीटर लिखा जाएगा स्टिक की वजह से, और बीच में एक डैश भी लगा दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स का। मेरे को लगता है अच्छे से आपको आता होगा, जो लोग क्लासेस में रेगुलर हैं। अब 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, हर क्वेश्चन में 2 एरर्स हैं, आराम से ढूंढो, चेक करो, एक बार खुद से ट्राई दो, है ना। चलो करवा दें, अब ट्राई देना खुद से। प्लान एज अ 3 डे वर्कशॉप, द कॉन्फ्रेंस वेंट ऑन फॉर 5 डेज। कह रहे जो प्लान की गई थी इनिशियली 3 दिनों की वर्कशॉप के तौर पे, ये कॉन्फ्रेंस चलती रही 5 दिनों तक, फॉर 5 डेज। देखो यहां आ रहा है 5 डेज, यहां आ रहा है 3 डेज, दोनों के पीछे एस लगा हुआ है और जो लगना भी चाहिए, लेकिन 3 डे आया है वर्कशॉप के लिए, 5 डे के बाद में कोई नाउन नहीं है। तो 5 डे से पंगे मत लो, 5 डेज लिखा हुआ बिल्कुल सही है, 3 डेज जो है ये गलत हो जाएगा इस नाउन की वजह से। वर्कशॉप कैसी थी? 3 दिन की थी, ये 3 दिन जो है अकेला नहीं है, ये वर्कशॉप से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो वर्कशॉप की वजह से, इस नाउन की वजह से इसको बना दो एडजेक्टिव, पीछे का एस निकाल के बीच में लगा दो डैश। बस यही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ऑल ट्रेनीज वर आस्क्ड टू कैरी अ 50 किलोग्राम बैग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। सारे ट्रेनीज को कहा गया कि आप कैरी करें 50 किलो के एक बोरे को इस डिस्टेंस के लिए, या इस दूरी तक जो है 3 किलोमीटर्स की। अब 3 किलोमीटर्स हैं, 50 किलोग्राम्स हैं, देखने में दोनों सही हैं, लेकिन किलोमीटर्स अकेला आया है, पीछे कोई नाउन नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहने दो 3 किलोमीटर्स। लेकिन 50 किलोग्राम जो है ना, इसके बाद बैग रखा हुआ है, बैग के लिए लिखा हुआ है 50 किलोग्राम। बैग कौन सा था? बैग 50 किलोग्राम का था, तो ये एक एडजेक्टिव बन गया ना बैग के लिए। अब इसके पंख काटने पड़ेंगे, पीछे का एस निकालो और बीच में डैश लगा दो। चलो लॉजिकली सीखा तो लास्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई दें सभी लोग कमेंट्स में, क्लास वर्क है आपका। आफ्टर अनदर 10 years द लिटिल गर्ल विल बी 15-year-old टीनेजर। और 10 साल के बाद ये छोटी गुड़िया 15 साल की एक टीनेजर हो जाएगी। ठीक है, कर दो इसको ट्राई, कमेंट्स में डालो, फिर चेक करते हैं सही है गलत है, वहीं बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भाई साहब यहाँ पे 12 डे ये आया है बैराज के लिए। ये बैराज कैसी थी? 12 दिन की थी, बहुत इंटेंस थी और मिसाइलों की थी। इंटेंस मिसाइल तो बैराज के बारे में बता ही रहे हैं, ये 12 दिन इसकी मियाद को, ड्यूरेशन को भी बता रहा है। तो मैंने 12 डे का एस निकाल के पीछे बीच में डैश लगाया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। कह रहे दीज अटैक्स इन ब्लाइंडली, आज पेन खराब हो रहा है मेरा। These attacks in blindly ignoring the dangers of radioactive leakage and their subsequent responses point to the stark nature of a fragile international order। इतना ही पढ़ लेता हूं, आगे सेंटेंस और भी है।
कह रहा है ये सारे हमले जो इजराइल कर रहा है ईरान पे, ईरान कर रहा है इजराइल पे, या अमेरिका कर रहा है, कह रहा है और ये कैसे हो रहे हैं, ये सारे हमले हो रहे हैं इस घटना में ब्लाइटली इग्नोर करते हुए। ब्लाइटली यानी कैजुअली, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा संजीदा होना चाहिए वहां पे आप एकदम केयर फ्री हो रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइट। ब्लाइटली यानी एकदम केयरलेस जो है अंदाज में। कह रहा है ये सारे हमले जो कि बहुत क्या बोले इसको, केयरलेस मैनर में इग्नोर करते हुए हो रहे हैं सभी डेंजर्स को या सभी खतरों को जो है रेडियो एक्टिव लीकेज के। और कह रहा है इनके जो सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स हैं इन हमलों के ऊपर जो ईरान भी हमला करता है सामने से, कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना पॉइंट टू करती हैं, इशारा करती हैं एक चीज़ की तरफ। और किस चीज़ की तरफ, उस बहुत ही स्टार्क नेचर की तरफ या बहुत निराशा भरी प्रकृति की तरफ। और ये प्रकृति किसकी है, नेचर किसका है, एक फ्रिजाइल इंटरनेशनल ऑर्डर का है, एक बहुत ही कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम का है। ऑर्डर क्या होता है, जिसमें सब चीज़ें सिस्टम से रहें, हर देश एक दूसरे की हेल्प करे। तो ये सिस्टम जो है इंटरनेशनल ऑर्डर बड़ा फ्रेजाइल सा हो गया, देख के लगता है। अब ये ऑर्डर और कैसा है भाई, और किस टाइप का है, आगे बताया हुआ है। नाउ थ्रेटन्ड बाय एस्केलेटिंग न्यूक्लियर रिस्क फ्रॉम वेस्ट एशिया टू यूक्रेन। ये ऑर्डर जो है अब थ्रेटन्ड बाय है, इसके ऊपर एक और थ्रेटनिंग आ गई है, धमकी आ गई है, थ्रेट आ गई है। और ये थ्रेटन्ड बाय है एस्केलेट होती हुई या और ज़्यादा इंटेंस होती हुई न्यूक्लियर रिस्क का, नाभिकीय वेपन्स के खतरों का, जो आ रहे हैं वेस्ट एशिया से और जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ। एंड इवन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ तक कि भारत के आसपास भी आपको ये खतरा दिखेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सेंटेंस थोड़ा ट्विस्टेड है, लंबा है, लेकिन एक बार इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। ये सारे अटैक्स पॉइंट टू करते हैं एक चीज़ की तरफ। अब वो चीज़ क्या है बाद में देख लेना, अटैक्स के बारे में देख लो। ये अटैक्स हो रहे हैं इग्नोर करते हुए खतरों को रेडियो एक्टिव लीकेज का। कभी भी ईरान में रेडियो एक्टिव लीकेज हो जाए तो तब क्या करोगे, तो बड़े केयर फ्री अंदाज में इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इनके जो हमलों के सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स जो ईरान देता है, कह रहा है ये सब चीज़ें ना इशारा करती हैं एक चीज़ की तरफ, वो नेचर या प्रकृति एक इंटरनेशनल ऑर्डर का जो बड़ा फ्रेजाइल है, कमज़ोर है। और ये नेचर बड़ा स्टार्क है। स्टार्क का मतलब होता है उदास करने वाला, एकदम क्लियर हो, साफ साफ दिख रहा हो और आप में अंदर उदासी भर दे, ऐसी चीज़ को बोलते हैं स्टार्क। तो उदास कर देने वाला नेचर हमें दिख रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर का। और ये ऑर्डर और ज़्यादा थ्रेटन है, इसको एक और चुनौती लग गई है इन चीज़ों से, एस्केलेट होते हुए न्यूक्लियर रिस्क से, जो वेस्ट एशिया से आ रहा है और यूक्रेन तक जा रहा है, यहाँ तक कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत पाकिस्तान में भी दिखेगा। तो ये था आपका सेंटेंस। अटैक्स की वर्ब है पॉइंट टू करना, रिफर टू करना या हिंट ऐड करना। हिंट के बाद में ऐड लगाएं, पॉइंट और रिफर के बाद में टू लगाएं। फिक्स प्रेपोजिशंस हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, नरम, महीन। चलिए, कह रहे द अटैक्स ऑन ईरान माइट हैव डैमेज्ड इट्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, इन पर्टिकुलर इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज। कह रहे ये अटैक्स जो सारे हुए हैं हमले ईरान के ऊपर, हो सकता है इन्होंने डैमेज किया हो, पक्का नहीं है। माइट हैव V3, हो सकता है ये इस काम को कर चुके हों। और क्या डैमेज कर चुके हों, ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को या न्यूक्लियर वेपन बनाने की लेबोरेटरीज को, खास करके इसकी यूरेनियम को एनरिच करने की कैपेबिलिटीज को, यूरेनियम को और प्योर करने की क्षमताओं को। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको यूरेनियम को थोड़ा एनरिच करना पड़ता है, सीधे सीधे नहीं बनता। तो ईरान करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है इन अटैक्स की वजह से ईरान 5-10 साल पीछे चला जाए। अटैक्स की वर्ब है माइट हैव डैमेज्ड, ठीक है। चलिए, कह रहा है येट दिस नेकेड एग्रेशन वाज अगेंस्ट अ सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एनपीटी। कह रहा है फिर भी ये पूरा जो नेकेड एग्रेशन था, नेकेड का मतलब होता है निर्वस्त्र, न्यूड, इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था, साफ साफ दिख रहा है ये कि जानबूझ के किया हुआ एग्रेशन है ना, इजराइल का, यूएस का। कह रहा है ये जो नेकेड एग्रेशन है या आक्रामकता है ईरान की, सॉरी इजराइल की और अमेरिका की, ये अगेंस्ट थी, बिल्कुल खिलाफ थी एक सिग्नेटरी के, एक मेंबर के, जो है एनपीटी नाम की ट्रीटी का या इस संधि का। एंड अ कंट्री दैट हैड विलिंगली सब्जेक्टेड इट्स फैसिलिटीज टू इंटरनेशनल स्क्रूटनी, और एक ऐसी कंट्री के भी खिलाफ है जो कंट्री विलिंगली या जानबूझ करके सब्जेक्ट टू कर चुकी थी, अपने आप को अधीन कर चुकी थी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंटरनेशनल स्क्रूटनी के सामने, पूरी दुनिया की जांच के सामने। तो ईरान जो है इसने एनपीटी साइन की हुई है। ये ट्रीटी के बारे में आपको पता होगा। इस ट्रीटी का मतलब ही ये है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे।
तो ईरान तो ऑलरेडी सिग्नेटरी टू इस ट्रीटी पे, ईरान ने लिख करके दिया हुआ नहीं बनाऊंगा। और साथ ही ईरान ने अपनी सारी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज, जो लैब हैं, जहां पे ईरान बोलता है मैं बिजली बनाता हूं, हम बिजली बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, कह रहे हैं इन सारी फैसिलिटीज को दुनिया भर की सभी इंटरनेशनल एजेंसीज की जांच के लिए भी खुला छोड़ रखा है कि आओ और देख लो हम कोई बम नहीं बनाते। ऐसी एक कंट्री के खिलाफ अगर आपने हमला किया है तो ये नेकेड एग्रेशन है आपका। चलिए, एग्रेशन आक्रामकता वो है इसकी वॉज सिग्नेटरी होना, किसी चीज पे साइन किया हुआ होना। व्हेन यू आर सिग्नेटरी टू समथिंग, याद रखें टू लगा के बताएं, सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी, सिग्नेटरी टू दिस अग्रीमेंट। कॉमनली क्या होता है इसके बाद ऑन लगाने का मन करेगा, अग्रीमेंट पे साइन किया तो सिग्नेटरी ऑन एग्रीमेंट, ऐसा नहीं, सिग्नेटरी टू समथिंग। चलिए, दैट की वो है हैड सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट टू करना, अधीन करना। ईरान ने बोला कि हम इंटरनेशनल स्क्रूटनी के जांच के अधीन है, आओ और जांच करके चले जाओ। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी, ईरान हैड ऑल्सो साइंड द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद द P5+1 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स प्लस जर्मनी टू इंश्योर दैट इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रिमेन्ड पीसफुल। कह रहा है ईरान ये भी साइन कर चुका था एक चीज पे, और किस चीज के ऊपर, JPC नाम के, JCPA नाम के एक डॉक्यूमेंट पे। और ये किसके साथ हुआ है, दुनिया की 5 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स के साथ हुआ है, प्लस में एक जिसमें जर्मनी भी शामिल है। कह रहा है जी, और ये इसलिए कर चुका था कि ये इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो हैं वो रिमेन रहेंगी, बनी रहेंगी पीसफुल यानी शांतिपूर्वक। ये कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, सिर्फ बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर करेगा। कह रहा है ईरान इसको भी साइन कर चुका था। और ये कैसे हुआ सारा काम, ओनली फॉर इट टू बी रेंडर्ड मीनिंगलेस आफ्टर द US विड्रू फ्रॉम इट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट टर्म। कह रहा है और ये सारा काम सिर्फ इसी चीज के लिए हुआ, इट के लिए, कि ये रेंडर हो जाए, ये बन जाए मीनिंगलेस या बेवजह की, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है मीनिंगलेस हो जाए। और कब हो जाए, जब US ने विड्रॉ कर लिया, हाथ खींच लिया इस डॉक्यूमेंट से, इस संधि से, जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी 2016 से 20 की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट सब फर्जी है, ईरान कुछ नहीं कर रहा, ईरान तो बम बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अमेरिका अब इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। तो ये साइन करने के बावजूद भी इस चीज को ट्रंप के द्वारा मीनिंगलेस बनाया गया, डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया गया। ईरान की वॉब हैड साइन कर चुका था, हैड V3 लगी हुई है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वॉब रिमेंड, ये बनी रही पीसफुल। ये इसलिए बनी रही कि ये बाद में रेंडर हो जाए मीनिंगलेस। रेंडर करना, किसी चीज को बनाना, कुछ भी बनाओ आप, किसी को अच्छा बनाओ तो रेंडर समथिंग, है ना, बेटर। बुरा बनाओ तो रेंडर के बाद में एक एडजेक्टिव लगा के बताएं किसको आपने क्या बनाया है। US की वो विड्रू, US ने विड्रॉ किया, हाथ खींचे। कह रहे दीज अटैक्स नाउ क्रिएट अ डायनेमिक वेर इन ईरान इज कंपेल्ड टू सीक न्यूक्लियर वेपन्स बाय विड्रॉइंग फ्रॉम इट्स कमिटमेंट्स। कह रहा है लेकिन ये जो हमले हुए हैं ना इसराइल US के, अब ये क्रिएट करते हैं एक नए डायनेमिक को, एक नए सिस्टम को। डायनेमिक क्या होता है, जिसमें चीज़ें मूव कर रही हों, रोज कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा हो, ऐसा एनवायरनमेंट कहलाता है डायनेमिक। कह रहा है इन सारे अटैक्स ने शुरू कर दिया, एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर ईरान अब कंपेल्ड है, मजबूर है, कंपेल्ड है यानी फोर्स्ड हो, कि वो सीख करे या पाने की कोशिश करे कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन्स। और कैसे, विड्रॉ करके या हाथ खींच के अपने सारे कमिटमेंट से, वादों से जो उसने किए थे। अब ये पता कैसे लगा, इट्स पार्लियामेंट इज नाउ मूलिंग अ बिल टू एग्जिट द NPT एंड यूज दैम ए डेटरेंट। इसका पार्लियामेंट जो है ईरान का अब मुल कर रहा है, इस चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहा है, ख्याल कर रहा है, एक बिल को लेकर के या कानून को लेकर के जो एग्जिट करने का है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, जिसको इसने पहले साइन किया था। और फिर यूज करेगा इन वेपन्स को ईरान एक डेटरेंट के तौर पे या सामने वाले को डराने के तौर पे। लंबा सेंटेंस है ये। चलिए, अटैक्स की वर्ब है क्रिएट, ईरान की वर्ब है इज कंपेल्ड। व्हेन यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग यू आर फोर्स्ड, आप मजबूर है उस काम को करने के लिए। पार्लियामेंट की वर्ब है इज नाउ मूलिंग, मोल करना, पॉन्डर करना, कंटेम्पलेट करना, रोमिनेट करना, किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच रखना। इसके बाद में ओवर लग भी सकता था और नहीं लगा तो भी ठीक है, बताया था ना आपको, ऑप्शनल है। एग्जिट करना है NPT को, यानी इस संधि को ईरान छोड़ देगा और यूज़ करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को डेटरेंट के तौर पे। डिटर का मतलब होता है सामने वाले को रोकना,
डेटरेंट यानी रुकावट। जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो आप उनको दिखा के किसी भी कंट्री को कह सकते हो कि मेरे पे हमला मत करना। ये कहलाती है न्यूक्लियर डेटरेंट, कि बम हमने बना लिया है, अब हमला करोगे तो हम भी फेंक देंगे। ठीक है ना, तो ईरान चाहता है हम भी एक न्यूक्लियर डेटरेंट बनाएं। कह रहा है जी, मीन वाइल एनी स्टेप ईरान टेक्स टू डू सो कुड बी यूज टू जस्टिफाई फर्दर एग्रेशन बाय इजराइल एंड यूएस। कह रहा है इसी घटना के बिल्कुल बीच मीन वाइल कोई भी स्टेप जो ईरान लेता है, टेक करता है इस काम को करने की, वो भी यूज किया जा सकता है सही ठहराने के लिए और ज़्यादा हमलों को, एग्रेशन को, आक्रामकताओं को इसराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। है ना, इसराइल अमेरिका को बहाना मिल जाएगा कि ईरान देखो फिर से बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, हम इस पर हमला करें, लेकिन ईरान तो मजबूर है। कह रहा है जी, देयर बाय रिजेक्टिंग इंटरनेशनल लॉज एंड द एनपीडीज नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म। कह रहा है और ये इस प्रकार से होगा, देयर बाय रिजेक्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को और जो ये संधि है एनपीटी, इसके नॉन प्रोलिफरेशन की नॉर्म को। प्रोलिफरेशन यानी किसी चीज़ को विकसित करना, डेवलप करना, उसकी संख्या को बढ़ाना। है ना, एक छोटा सा न्यूक्लियर यूरेनियम का टुकड़ा है, आपने उसको एनरिच किया, फिर उससे बॉम्ब बनाया, उसको छोटे से टुकड़े को बम में बदल दिया, ये कहलाता है प्रोलिफरेशन। एनपीटी यही बोलती है कि कुछ भी प्रोलिफरेट नहीं करना है भाई, यूरेनियम आपके पास है तो उसकी बिजली बना लो चुपचाप शांति से, बम बम उसको नहीं बनाना। तो ये प्रोलिफरेशन वर्ड को समझें, चीज़ों को डेवलप करने के लिए यूज होता है। और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आर्टिकल लंबा है आज का। कह रहे जी, इजराइल्स हिपोक्रेसी इज स्टार्क। इसराइल की जो हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, वो बड़ा स्टार्क है, बड़ा ही साफ साफ तौर पे दिखाई देने वाला है और बड़ा उदास करने वाला है। स्टार्क वर्ड बताया था ना आपको मैंने, साफ दिखे और उदासी भरी चीज हो, स्टार्क होती है। कैसे भाई दोगलापन, कैसे हिपोक्रेसी होती है दोगलापन। कह रहा है इट रिमेन्स अ नॉन सिग्नेटरी टू द एनपीटी एंड रिफ्यूजेस एनी ओवरसाइट ऑफ इट्स अनडिक्लेयर्ड बट नॉन आर्सेनल। कह रहा है इसराइल जो है ना, ये बना हुआ है आज भी साइन नहीं करने वाला एनपीटी नाम की ट्रीटी पे। ईरान ने बम नहीं बनाया, लेकिन ईरान ने साइन कर रखा है हम नहीं बनाएंगे बम। इसराइल ने बम बना लिया है, लेकिन आज भी इसने साइन नहीं किया एनपीटी पे। और ये इसराइल जो है मना भी करता है कोई भी ओवरसाइट, कोई भी निगरानी और किस चीज़ की, इसके बिना डिक्लेयर किए हुए लेकिन जाने पहचाने, जाने माने न्यूक्लियर आर्सेनल की या हथियारों के, न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे की। आर्सेनल का मतलब होता है आपके सारे हथियारों का स्टोरेज। तो इसराइल ने बोला हुआ है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ना तो कहता है ना कहता नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सबको पता है इसके पास है। तो ये उसकी कोई ओवरसाइट भी नहीं चाहता, इसराइल चाहता नहीं है कि उस हमारे वेपन को आकर के कोई देखे, कोई उनकी निगरानी करे कि हमने उनको यूज़ किया या नहीं किया। तो इसराइल इस तरीके से एक दोगलापन दिखा रहा है। इसराइल की वर्ब है रिमेन्स, एनपीटी आप समझते हैं, ओवरसाइट यानी मॉनिटरिंग। इसराइल की दूसरी वर्ब है रिफ्यूजेस। कह रहा है दैट रेजेस द पॉसिबिलिटी दैट इट वैल्यूज न्यूक्लियर वेपन्स नॉट फॉर डिटरेंस। कह रहा है ये बात जो है ना, रेज करती है इस पॉसिबिलिटी को, उठाती है इस संभावना को, दैट वो ये कि इसराइल नाम का देश वैल्यू करता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उनकी डिटरेंस के लिए नहीं। डिटरेंस बताया था ना मैंने आपको, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो और फिर सबको दिखाते फिर नॉर्थ कोरिया की तरह, पाकिस्तान की तरह कि आप हमला मत कर देना, नहीं तो हम भी कर देंगे। तो इसराइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिटरेंस की तरह सोचता ही नहीं है। कैसे सोचता है भाई, बट फॉर देयर डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, बल्कि उनकी तबाही मचाने वाली पोटेंशियल या संभावनाओं के तौर पे देखता है ना, डेटरेंस के तौर पे नहीं। इसराइल उनको यूज करने का इरादा रखता है। दैट की वर्ब है रेजेस, इट की वर्ब है वैल्यूज। कह रहा है यूएस प्रोटेक्शन एम्बॉल्डन्स इट टू परस्यू डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी इन गाजा एंड इलीगल वॉर्स इन वेस्ट एशिया। कह रहा है फिर अमेरिका के जो हाथ है इसके सर पे, प्रोटेक्शन है, वो इसको एम्बोल्डन करती है, बोल्ड बनाना, किसी को हिम्मत देना, है ना, उसको क्या बोलते हैं आप, किसी को उदंडी बना देते हैं ना आप उसके सर पे हाथ रख के कि चलो मैं बैठा हूं जो करना करो। कह रहा है अमेरिका का जो सर पे हाथ रखने का काम है वो इसको उदंडी बना देता है, एम्बोल्डन बना देता है कि ये परस्यू करे या कंटिन्यू करे अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी को, तबाही मचाने वाले कामों को, या तो गाजा में और या फिर ये इलीगल वॉर्स को परस्यू करे वेस्ट एशिया में, कभी लेबनान के खिलाफ कभी ईरान के खिलाफ। प्रोटेक्शन की वर्ब है एम्बोल्डन्स, एम्बोल्डन आपने देख लिया। कह रहा है कंबाइंड विद द रशियन थ्रेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू डिटर कन्वेंशनल अग्रेशन बाय
NATO following its Ukraine invasion. These actions reveal how the renewed competition among the great powers and their cynical understanding of deterrence are dismantling the global stability. सबसे लंबा सेंटेंस है आर्टिकल का और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस एक सेंटेंस में आपको पूरी आत्मा मिल जाएगी। कह रहा है जी कंबाइंड हो करके इस चीज के साथ मिल करके, किसके साथ भाई? रशिया की थ्रेट के साथ या उस चुनौती के साथ जो है यूज करने की एटमी बम को, न्यूक्लियर वेपन्स को। और क्यों? ताकि रशिया डिटर कर पाए, रोक पाए जो परंपरागत एग्रेशन है नेटो के द्वारा। भाई नेटो मिसाइल मारेगा, कोई और नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन जो करेगा जो है रशिया पे, तो रशिया कहता है कि हम तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर ही देंगे नेटो के खिलाफ। और ये सारा एग्रेशन कहाँ से आ रहा है? यूक्रेन इन्वेजन के बाद में आ रहा है, जब से रशिया ने यूक्रेन के अंदर घुसने की कोशिश की है। कह रहा है रशिया की थ्रेट से अगर कंबाइन हो जाए, उससे जोड़ दिया जाए, तो ये सारे जो एक्शन इजराइल कर रहा है ना, ये रिवील करते हैं, खुलासा करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। और किस चीज़ को? इस चीज़ को कि कैसे, हाउ, ये एक नए सिरे से पैदा हुआ जो कंपटीशन आ गया है वर्ल्ड की ग्रेट पावर्स के बीच में, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिनिकल हो गई है, डाउटफुल हो गई है न्यूक्लियर पावर को एक डिटरेंस के तौर पे इस्तेमाल करने की। कह रहा है ये दोनों चीज़ें, ये कंपटीशन आपस में और जो अंडरस्टैंडिंग जो खराब हो गई है, सिनिकल हो गई है, ये दोनों चीज़ें डिसमेंटल कर रही हैं, चकनाचूर कर रही हैं, तार तार कर रही हैं दुनिया भर में स्थिरता को, स्टेबिलिटी को। बड़ा प्यारा सेंटेंस है ये, एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट क्या करता हूँ? स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। सेंटेंस ये कहता है कि इजराइल के एक्शंस, इजराइल की बदमाशियाँ ये चीज़ को रिवील करती हैं। क्या चीज़ को रिवील करती हैं? कि जो कंपटीशन है और जो अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई है, समझ जो है सबकी खराब हो गई है, कंपटीशन जो है न्यूक्लियर पावर्स के बीच में और उनकी सिनिकल, डाउटफुल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों चीज़ें दुनिया भर की स्टेबिलिटी को डिसमेंटल कर रही हैं। और इजराइल के एक्शंस को अकेले मत देखना, इसके साथ में आप रशिया को भी देखें, जो रशिया बार बार थ्रेट देता है, कंबाइंड विद रशियन थ्रेट्स, आप इजराइल के एक्शन जो है ये रिवील करते हैं। समझ गए? एक्शंस रिवील, एक्शंस ये दिखाते हैं मिल करके रशिया की थ्रेट के साथ, दिखाते ये हैं कंपटीशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सिनिकल अंडरस्टैंडिंग आर डिसमेंटलिंग, डिसमेंटल करना बता दिया मैंने आपको। चलिए, कह रहा है द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज इन टैटर्स एज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कंटिन्यू टू एक्सपांड एंड मॉडर्नाइज देयर आर्सेनल्स। कह रहे जो ये ख्याल था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, एनपीटी का जो एंड गोल है वो ये है कि दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, नयों को हम बनाने नहीं देंगे कंट्रीज को, और जिन्होंने बना रखे हैं उनके धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। कह रहा है जो ख्याली पुलाव था ना न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, डिसआर्म करना यानी हथियारों को खत्म करना, ये ख्याली पुलाव अब तो बिल्कुल ही तार तार हो गया है, इन टैटर्स है। टैटर्स यानी चिथड़े, कपड़े के चिथड़े नहीं होते, फट जाता है जब, तो ये कपड़े के चिथड़ों में आ गया ये ख्याल। और ये कैसे आया है? ये इस चीज़ के साथ ही आया है, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं दुनिया में 7, वो आज भी जारी हैं। एक तो बड़ा करना, एक्सपैंड करना, और दूसरा और आधुनिक या मॉडर्नाइज करना अपने आर्सेनल्स को, हथियारों के जो है स्टोरेज को। कह रहा है वाइल नॉन प्रोलिफरेशन इज अंडर थ्रेट एज अदर कंट्रीज टर्न टू न्यूक्लियर वेपन्स टू सेव गार्ड देमसेल्व्स। और जो नॉन प्रोलिफरेशन का ख्याल है कि न्यूक्लियर करो काम सब, लेकिन बिजली बनाओ, है ना, वेपन मत बनाओ, ये जो ख्याल है ये भी अंडर थ्रेट है आज, क्योंकि सारी कंट्रीज जो भी देखेंगे आप, वो मुड़ रही हैं इस चीज़ की तरफ, टर्न टू कर रही हैं न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, कि वो सेफ गार्ड करें खुद को, एक बार बम बना लें फिर हम पे कोई भी हमला ना कर सके। चलिए, ये आइडिया इज इन टैटर्स, इसके चिथड़े उड़ गए हैं। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की वर्ब है कंटिन्यू, नॉन प्रोलिफरेशन की वर्ब है इज, कंट्रीज की वर्ब है टर्न टू। व्हेन यू टर्न टू समथिंग, आप उस चीज की तरफ मुड़ जाते हो या उसको, उसकी तरफ देखते हो। विदाउट अ रिन्यूड डिप्लोमेटिक impetus to re-establish international norms on conflicts, a stronger push for disarmament among all nuclear armed states, and firm commitment to uphold the NPT, the world risks sliding into a new era of nuclear brinksmanship. लंबा सेंटेंस वही देखो, अगर इस सेंटेंस को पढ़ना हो तो ये विदाउट वाला पूरा फ्रेज जो है इसको अलग कर दो, इसको पढ़ो ही मत, यहां से पढ़ना शुरू करो, विदाउट से लेके कोमा तक छोड़ दो। कह रहे जो वर्ड है ना, द वर्ड, हमारी दुनिया, वो ये रिस्क को रन कर रही है या इस जोखिम में है कि ये स्लाइड इनटू ना कर जाए या फिर
फिसल करके अंदर ना घुस जाए, एक ऐसे नए एरा में या युग में जो न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप का हो, न्यूक्लियर पावर को लेकर के सिचुएशन खराब होने का हो। ब्रिंक्समैनशिप याद है ना, आगे से आगे मामला बढ़ता जाए। दैट कुड प्रूव मोर डेंजरस, जो ज़्यादा डेंजरस प्रूव हो सकती है, ज़्यादा खतरनाक प्रूव हो सकती है, और किसके मुकाबले, देन द कोल्ड वॉर्स डार्केस्ट मोमेंट्स, कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की सबसे अंधकार भरी, सबसे अंधियारी मोमेंट से। तो शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में, कभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने सुना होगा, क्यूबा में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, है ना। तो शीत युद्ध में अमेरिका और रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में कई मोमेंट्स आई जब हमें लगा कि न्यूक्लियर वॉर तो होने वाली है। कह रहा है उससे भी ज़्यादा डेंजरस प्रूव हो सकता है अगर दुनिया का हर कंट्री न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप पे उतर आए और बॉम्ब बनाने लगे। अब ये पूरा काम कैसा होगा, ये रिस्क जो है कैसे आएगा, दुनिया कैसे इस रिस्क में स्लाइड इनटू करेगी, ये बताया गया है इस फ्रेज के साथ। कह रहा है जी इन तीन चीज़ों के बिना, विदाउट दीज थ्री थिंग्स, पहली चीज़ एक नया फिर से या फ्रेश रिन्यूड डिप्लोमेटिक इम्पेटस मिले या कूटनीतिक पुश मिले कि हम रीस्टैब्लिश करें अंतरराष्ट्रीय कानूनों को, नॉर्म्स को, जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हैं, झगड़ों को लेकर के। दूसरी चीज, एक स्ट्रोंगर सा पुश अगर ना आए, दबाव ना आए डिसआर्मामेंट का, न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने का या खत्म करने का सभी के सभी न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स में। और तीसरी चीज, एक मजबूत वादा ना मिले हमें, कमिटमेंट ना दिखे बनाए रखने का, मेंटेन करने का, एनपीटी नाम की संधि को। कह रहा ये तीनों काम नहीं हुए ना, ये तीनों काम अगर अच्छे अच्छे नहीं हुए तो दुनिया इस रिस्क में स्लाइड इनटू कर सकती है। बहुत मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझाने की कोशिश की है सेंटेंस कैसे बना है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए इस तरीके से जब सेंटेंस देखना शुरू करोगे तब इंग्लिश आपकी ताकत बनेगी। जब आप एग्जामिनर से ये कहो मन में कि तू लिख के दिखा, कौन सा सेंटेंस लिखेगा, कैसा भी सेंटेंस लिख दे मैं तो उसको ब्रेक कर लूंगा अपने दिमाग में, है ना। तो ये आपकी ट्रेनिंग मैं करने की कोशिश करता हूँ इन क्लासेस में। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। वर्ड की वर्ब है रिस्क, स्लाइड इनटू करना, फिसल करके किसी चीज़ में घुस जाना। दैट आया ब्रिंकमैनशिप के लिए, दैट की वर्ब है कुड प्रूव। डेंजरस के बाद में देन लगा हुआ है क्योंकि मोर डेंजरस है। जब भी देन का इस्तेमाल हो साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगना लाजमी है, ठीक है ना। देन आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री जरूर लगेगी, पॉजिटिव डिग्री से काम नहीं चलेगा। कोल्ड वॉर्स डार्केस्ट, डार्केस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, पता है ना आपको एडजेक्टिव की डिग्रियां, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डार्क हो गई पॉजिटिव, डार्कर हो गई, डार्कर हो गई कंपैरेटिव, और डार्केस्ट हो गई सुपरलेटिव। लेकिन सुपरलेटिव अपने आगे द लेती है, इस केस में द नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक पजेसिव लगा हुआ है कोल्ड वॉर्स, ठीक है ना। द बेस्ट कार आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छी कार, द बेस्ट कार इज माइन, सबसे अच्छी कार मेरी है। लेकिन माई द बेस्ट कार नहीं लिख सकते, माई एक पजेसिव है, माई का मतलब है मेरा। तो मेरा, तेरा, इसका, उसका, हमारा, तुम्हारा, या फिर कोल्ड वॉर्स लिखा हुआ है कोल्ड वॉर का, जब भी कोई पजेसिव आ जाए, मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, तो उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का द निकाल दिया जाता है। तो बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें। चलिए क्लास को करेंगे रैपअप। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, फटाफट कर लो इनको सॉल्व। मैच करने हैं कॉलम्स। भाई ऑल आउट अटैक को क्या बोलते हैं, सेल्वो बोलते हैं क्या। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जो चीज़ हो वो क्या होती है, फ्लैजलिंग होती है। तो ए और बी कॉलम को मैच करें। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिए हैं, वहां से चेक कर लेना। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चंस पे कॉम्प्रिहेंशन के। इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है, एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को अगर समझाना हो अपने 5वीं क्लास के भाई को, 10वीं क्लास के बहन को, तो कैसे समझाएंगे। ये आर्टिकल ईरान, इजराइल या अमेरिका के बारे में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है हमारी दुनिया के, द वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर किस चीज़ को लेकर के, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के। ये जो न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप हो रही है ईरान, इजराइल और यूएस के द्वारा, ये डिसमेंटल कर रही है पूरी दुनिया में नॉन प्रोलिफरेशन की नॉर्म्स को। नॉन प्रोलिफरेशन आप समझते हैं ना, प्रोलिफरेट नहीं करूंगा, वेपन नहीं बनाऊंगा, बस यूरेनियम से बिजली बनाऊंगा, ये है नॉन प्रोलिफरेशन। तो इसकी सारी नॉर्म्स जो हैं खराब हो रही हैं ब्रिंक्समैनशिप की वजह से, न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप। चलिए फर्स्ट में आंसर सी बनेगा। इसमें आपसे पूछा है जी इनमें से कौन सी चीज या कौन सा ऑप्शन ऑथर की व्यू को, इजराइल के एक्शंस को लेकर के सबसे अच्छे से बताता है। इस आर्टिकल के ऑथर के हिसाब से इजराइल का काम किस टाइप का है, डिफेंसिव है, स्ट्रेटेजिक है, हाइपोक्रिटिकल है, ट्रांसपेरेंट है। देखिए ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, इजराइल कभी नहीं बताता इसने बम बनाया और कहाँ रखा है, बनाया भी है नहीं बनाया, पता है सबको बनाया लेकिन बताता नहीं है।
डिफेंसिव इसराइल बिल्कुल नहीं है, प्रोपोर्शनेट भी नहीं है। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना जरूरी हो, स्ट्रेटेजिक भी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है। क्या जरूरत है इन जंगों की? ये हिपोक्रिटिकल है। इसराइल जो है दोगलापन दिखा रहा है, और ये हो रहा है क्योंकि यूएस का हाथ सर पे, एम्बोल्डन बाय यूएस सपोर्ट। तो सातवें में आंसर बनेगा सी। तीन एरर्स हैं आपको ढूंढनी है जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे। कॉन्सेप्ट्स मैं बता देता हूँ। एक तो पजेसिव वाला कॉन्सेप्ट जो भी करवाया था, दूसरा सिग्नेटरी वर्ड को देख लेना, और तीसरा ये 3 days 5 किलोमीटर, ये कॉन्सेप्ट को भी चेक करना। सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, वीडियो को नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।